सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आज की जो कार्यशाला है या आज की जो कक्षा है वह 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बाइलिंगुअल क्लास कर रहे हैं हम लोग। हालांकि बैचेस हमारे सेपरेट होंगे, एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश एंड एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी, दोनों के बैचेस अलग अलग होंगे। और कल से वो बैचेस आरंभ हो रही हैं 9 बजे सुबह से हिंदी में और 6 बजे शाम में इंग्लिश में। जो फैकल्टी होंगे पूरे कोर्स के लिए, उनमें भी उसको 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है कि कुछ जो फैकल्टी हैं वो एक्सक्लूसिव हिंदी के हैं और कुछ एक्सक्लूसिव इंग्लिश के हैं। इसलिए बैच में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, लेकिन आज चूंकि वर्कशॉप है इसलिए उसको मैंने बाइलिंगुअल रखा है ताकि दोनों माध्यम के लोगों को दिक्कत नहीं हो एंड ऑल ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड दैट। But definitely the batches will be separate and exclusively for English and with exclusive English faculty members. जो हम लोगों को तैयारी करनी है 68th प्रीलिम्स के लिए, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस देखा है उसका, आज मैं चर्चा भी करूंगा सिलेबस पर, विल डिस्कस इट प्रॉपरली, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैव टू बी फोकस्ड। बहुत चीज ऐसी है जिस पर बिल्कुल सीधे नजर जानी चाहिए। अगर उस पर नजर चली गई तो सिलेक्शन हो जाएगा एक ही बार, क्योंकि जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, अब तक जितने पूछे गए क्वेश्चंस जिस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि अगर वेल निट स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं, स्ट्रैटेजी शुड बी वेल निट, अच्छे से डिजाइन की हुई स्ट्रैटेजी अगर हमने तैयार कर ली है तो क्वेश्चन छूटने का स्कोप नहीं है। और वो लगभग एरिया, सारे सब्जेक्ट्स में एरिया लगभग फिक्स्ड है कहां से क्वेश्चंस आएंगे, पहले से वो लगभग तय है। अगर मान लिया हमने पार्लियामेंट पढ़ा तो पार्लियामेंट से किस एरिया से क्वेश्चन आएगा वो पहले से तय है। अगर हम उसको अनावश्यक इधर से उधर पढ़ेंगे तभी खतरा है। तो इफ वी आर ट्राइंग टू, or if you really focus on that particular area of that subject or that topic, और अगर उससे क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है, then all 5 will be in your grip. That is the advantage of this exam, which is totally different from other state PCS and UPSC also. BPSC has a very exclusive kind of thing. अगर हम दूसरे स्टेट सर्विस की परीक्षा देखते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन होते हैं कि यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। यहां पर क्या है कि जो उसने सिलेबस में लिखा है, जो टर्म लिखा है उसने, उसी टर्म से क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से कहीं से वो नहीं पूछता, कोई ट्विस्टिंग नहीं है क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हमने सिलेबस को पढ़ रखा है देन यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस एग्जाम। उसको केवल समझने की जरूरत है। द डे यू विल अंडरस्टैंड दैट, नेक्स्ट एग्जाम यू विल क्रैक। दिक्कत क्या होती है कि पढ़ने के क्रम में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं अनवांटेडली, एंड दैट मेक्स यू कंफ्यूज्ड टोटली कि कहां से। अब उसमें होता क्या है कि जहां से क्वेश्चन आना है, हो सकता है वही एरिया ओवरलुक कर जाए। मान लिया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ इज मनी बिल पास्ड, धन विधेयक कैसे पारित होता है संसद में। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो हमने सारे बिल्स पढ़ लिए, सारी प्रोसीजर, सारी प्रोसीडिंग्स पढ़ ली, बट वी कुड नॉट फोकस ऑन स्पेशली ऑन मनी बिल, तो पता चला कि वहां कंफ्यूजन रह गया। ये एक समस्या है। इसलिए परीक्षा तो बहुत आसान है, आसान इन द सेंस कि एक फोकस स्ट्रेटजी चाहिए, कम समय में तैयारी की जा सकती है और अच्छी तैयारी की जा सकती है। इट इज सेलेक्ट होने की तैयारी की जा सकती है। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूं कि क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, उसके पीछे कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कई बार ऐसा पढ़ने को मिला होगा या सुनने को मिला होगा, मान लिया वीडियोस में भी कई बार सुनने को मिला होगा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या तर्क है उसका? व्हाई डू दे आस्क फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चंस? व्हाई नॉट एनालिटिकल और डीप रूटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस? क्यों नहीं पूछता हुआ? उसको एक थोड़ी सी चीज समझनी है उसमें। वो समझना ये है कि
जैसे जो सिविल सर्वेंट है, दो तरह के सिविल सर्वेंट होते हैं भारत में। एक सिविल सर्वेंट है ऑल इंडिया सर्विस, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। एक है सेंट्रल सर्विस, जिसकी परीक्षा लेती है यूपीएससी, राइट। और एक है स्टेट सिविल सर्वेंट, अलग अलग स्टेट्स में। इसका जो काम है, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर का जो काम है, वह काम है डिसीजन लेना, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो जिलाधिकारी हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, कोई भी हो, ही इज द फाइनल डिसीजन मेकर। जब भी हम डिसीजन लेंगे किसी चीज की, तो डिसीजन को कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास 10 चीजें उपलब्ध हैं, 10 विकल्प हैं हमारे पास, उसमें से जो सबसे अच्छा विकल्प है उसका चुनाव कर लेना। दैट इज आवर डिसीजन, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द अल्टरनेटिव्स गिवन, दैट इज द डिसीजन। तो उसके पास 10 अल्टरनेटिव्स रखे जाएंगे। उस अधिकारी की समझ यह होनी चाहिए कि इस 10 अल्टरनेटिव्स में से सबसे अच्छा कौन है। तो ही शुड बी एबल टू एनालाइज प्रॉपरली द अल्टरनेटिव। इसका मतलब है कि ऐसे अधिकारियों के चयन के लिए एनालिटिकल एबिलिटी का होना अनिवार्य है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच द एग्जामिनर्स विल फाइंड। वो यहां भी है। यहां क्या है कि जैसे सुना होगा ना कि एक कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके नीचे एसडीएम होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसी तरह अगर एक एसएसपी है तो एक डिप्टी एसपी होगा। ये दोनों स्टेट से आ रहे हैं हमारे। इसका काम क्या होगा? अगर ये किसी सब डिवीजन में पोस्टेड है, मान लिया अनुमंडल में पोस्टेड है अगर, तो वहां ये डिसीजन लेगा। लेकिन अगर ये डीएम को असिस्ट कर रहा है तो ये बताएगा कि ये 10 अल्टरनेटिव क्या हैं। ये समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर ये 10 अल्टरनेटिव बता दिया इसने, देन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल टेक ए डिसीजन। अब इस अधिकारी के पास दो क्वालिटी होनी चाहिए। ही शुड बी एबल टू नो द फैक्ट्स as well as he should be able to analyze it. इसके पास फैक्ट्स की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको फैक्ट्स देने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसकी एनालिटिकल एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर क्या है, स्टेट लेवल में दोनों चीजें होनी चाहिए। एनालिसिस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और फैक्ट्स फिगर्स भी उसके पास होने चाहिए। जब फैक्ट्स फिगर्स ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर हमने 100 क्वेश्चंस देखे तो लगभग 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फैक्ट बेस्ड हो। 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वाले हों या एनालिसिस वाले हों, बट 75% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑन फैक्ट्स। अब वो फैक्ट कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। हमारे लिए वो क्वेश्चन बहुत सरल हो सकता है, माइट बी वेरी सिंपल फॉर मोस्ट ऑफ अस। लेकिन अगर मान लिया प्रीलिम्स का एग्जाम दे, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे ब्लंडर हो जाएगा। 2 अक्टूबर तो याद रहेगा, 1869 था कि 1879 था। यू माइट गेट कंफ्यूज्ड एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो फैक्ट वो भी हो सकता है, वो डिफिकल्ट है या आसान है, दैट इज नॉट एन इशू। वेदर दे आर आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट दे विल आस्क सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ताकि उसको यह टेस्ट कर सके कि जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है उसके पास फैक्ट्स याद रखने की कैपेसिटी है या नहीं, पहली। और दूसरा, कुछ क्वेश्चन 25% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो एनालिटिकल हो, तो यह भी देख लेगा कि उसका कॉन्सेप्ट कितना बेहतर है। तो दोनों का टेस्ट कर लेगा, राइट। ये इस एग्जाम की खासियत है। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम इज। इसका मतलब यह हो गया कि प्रीलिम्स में हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्यों से संबंधित। दूसरा, फिगर्स, आंकड़ों से संबंधित।
पूछा जा सकता है बिहार की जीडीपी लास्ट ईयर क्या थी, है ना, कृषि विकास कितना है, क्या कृषि विकास की दर क्या है, वो पूछा जा सकता है। तीसरे तरह का जो क्वेश्चन होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। हिंदी में कहेंगे इसको बुनियादी संकल्पना, परिभाषा पूछी जा सकती है सीधे सीधे। जैसे राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, 4 ऑप्शन रख दिया उसने, और तो सीधे सीधे परिभाषा पूछी जा सकती। और बहुत छोटा सा एरिया होगा क्वेश्चन का, वो एनालिसिस का होगा, विश्लेषण। जिस सीक्वेंस में अभी लिखा है मैंने, उसी सीक्वेंस सबसे अधिक क्वेश्चन होंगे फैक्ट से, तथ्य से संबंधित, उससे कम होंगे फिगर वाले, उससे कम होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और सबसे कम होंगे एनालिसिस। इसको अगर हम दे दें तो इसको हम रफली 75% दे सकते हैं इन दोनों को, फैक्ट्स और फिगर, और बाकी 25% में ये दोनों तरह के क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट है कमीशन की, इसकी समझ का होना इसलिए जरूरी है, उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के समय ये ध्यान रखा जाएगा कि उसका फैक्ट्स फिगर्स क्या है। जैसे मान लिया यह पूछा जाए, पॉलिटी का एग्जाम्पल लें, भारत के संविधान का, पूछा जाए कि राष्ट्रपति, मान लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ना होगा, तो प्रेसिडेंट में फैक्ट्स क्या होगा, पूछा जाएगा किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट है, संविधान के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, प्रेसिडेंट की पावर अगर है तो पावर क्या है, वहां कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्षमादान की शक्ति क्या है, पावर टू ग्रांट पार्डन, है ना, किस परिस्थिति में क्षमा कर सकता है, किस आर्टिकल में है, तो वह फिगर पर चला गया, आर्टिकल 72, 75, 76। तो हमें कोई भी टॉपिक पिकअप करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, उसको इसी 4 भाग में बांट दिया हमने। जैसे हमने लिखा प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट में फैक्ट्स क्या हैं वो नोट कर लिया हमने, फिगर कहां कहां है वो नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्या है, एनालिसिस क्या है। और हर टॉपिक को अगर इस तरीके से 4 पार्ट में बांट दें, उसको समझना भी आसान होगा, याद रखना आसान होगा। दैट इज द एडवांटेज। और हम एग्जैक्टली उस पर काम करेंगे जो परीक्षा को चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड बाय द एग्जामिनर, यू विल सप्लाई दोज थिंग्स, है ना। समस्या यहां आती है ना, बेसिक लेवल पर ही प्रॉब्लम है पढ़ाई की तैयारी में। वो प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा सिलेबस देखा कि जनरल साइंस पढ़ना है, अब किसी ने बता दिया कि जनरल साइंस में 12th क्लास की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लेनी है, तो हमने उसको उठाया और किताब को रट लिया या पढ़ लिया पूरा, बट आई एम अनेबल टू फाइंड आउट कि उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे फिजिक्स पढ़ना हो, साइंस पढ़ा है कभी? 10th तक तो पढ़ा ही होगा ना, 10th तक तो सबने सारे विषय पढ़े होंगे। मान लिया फिजिक्स पढ़ना है, मोशन, गति पढ़ना है अगर, और किताब में मैंने देखा तो बहुत सारे कैलकुलेशन, डेरिवेशंस होंगे उसमें। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने रट लिया है, ठीक, लेकिन उसने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया और यह कहा कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया कहां है। तो मेरी समझ अगर नहीं है उस पर, अनलेस एंड अनटिल आई अंडरस्टैंड दैट, आई कैनॉट सॉल्व, राइट। तो हमने उसको, अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन न्यूटन का की गति का पहला नियम है, तब तो बात दूसरी है, वो क्वेश्चन आएगा नहीं। जब भी आएगा तो उसके एप्लीकेशन से आएगा। तो हमें यह देखना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस तरह का प्रश्न आ रहा है, उसी को पढ़ना है केवल किताब से। देयर इज नो नीड ऑफ स्टडिंग अनवांटेडली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि व्हाट यू स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू डोंट स्टडी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? जैसे अखबार जब हम लोग पढ़ते हैं ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे काम की जो चीज होती है अखबार में वो 10% होती है, नॉट मोर देन दैट पर डे। स्टूडेंट के पॉइंट, तैयारी करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू 90% हमारे लिए वो लगभग यूजलेस है। बाहर के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है जो छपा है उसमें, और हर आदमी के लिए अलग अलग चीजें हैं। किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए एंटरटेनमेंट है, किसी को शेयर मार्केट चाहिए तो शेयर मार्केट है। तो हमारे पर्पस की चीज 10%, तो 10% उसमें से ढूंढना उससे ज्यादा आसान है 90% ढूंढना ना। 90% क्या नहीं पढ़ना मुझे, तो अगर हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास फिल्टर हो जाए क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। तो अगर हमने ये तय कर लिया है कि व्हाट आई डोंट हैव टू स्टडी फॉर प्रिपरेशन, देन प्रिपरेशन ऑलवेज बिकम्स ईजियर।
जहां हम यह देखते हैं कि लेट मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी। किसी के लिए भी संभव नहीं कि सारी चीजें एक साथ एक ही समय में सारी बात याद रहे, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस भी। हर आदमी की पकड़ एक ही साथ सारे विषय पर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाएगा, संविधान में क्या पढ़ा जाएगा। संविधान में तो सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अगर ये हमें ध्यान में रहता है तो मुझे एक तो सीक्वेंस बनाना आसान होगा किसी भी टॉपिक को, और वो आसान लगेगा पढ़ने में। 4 पॉइंट यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, इस तरीके से हमने तय कर लिया कि अच्छा प्रेसिडेंट में इतनी ही चीज पढ़नी है। अब उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, प्रमाणित करेंगे उसको कि जो मैंने किया वो सही था या गलत। उसका तरीका क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए जाए, पहले किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अगर जो हमने फिल्टर किया है उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, का मतलब है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। उसको प्रूफ कर सकते हैं हम इसके बेस पर कि लास्ट 5, 6, 7, 10 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए, है ना। तो एक तो तरीका यह होगा उसकी डिमांड के हिसाब। पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि इसका जो सिलेबस है हमारे पास, वो सिलेबस हाँ है, कुछ मिला है मटेरियल ना, हाँ उसमें होगा सिलेबस। तो एक बार खोल के देख लो। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है इसमें। जैसे लिखा, मैं इंग्लिश में भी दिखलाता हूं, सामान्य विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान पढ़ना है। अब समझना है इसमें क्या है हमें, आगे मैं दिखलाता हूं कैसे इसको एक्सप्लेन किया है कमीशन ने। इसमें यह वर्ड है ना सामान्य, क्या मतलब है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं का अर्थ क्या है? भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, हर जगह कीवर्ड है। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इसमें व्यवस्था है दोनों जगह। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। अब इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि इंग्लिश में भी देख लें अगर, यही है ना, जनरल साइंस। व्हाट इज जनरल? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाट इज मेंट बाय करंट? कहां से कहां तक, किस समय से किस समय तक का। जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। आगे मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा कि ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चन देखने के बाद किस सेगमेंट का कहां, इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सामान्य का क्या मतलब होता है? सामान्य का मतलब यह होता है कि उसको जानने के लिए उस विषय का छात्र होना अनिवार्य नहीं है। समझ में क्या कहा मैंने? जैसे मान लिया मुझे हिस्ट्री पढ़नी है जनरल, तो वेदर आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हो अपने एकेडमिक्स में, मैं केमिस्ट्री से सपोज एमएससी हूं, लेकिन मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। और एक हिस्ट्री का जो छात्र है, जो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, तो दोनों के ज्ञान में अंतर होगा ना। जिसने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं केमिस्ट्री का आदमी हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो दोनों के नॉलेज बेस में बहुत बड़ा अंतर होगा। मैं चाह कर भी वैसा नॉलेज गेन नहीं कर सकता जैसा उसके पास होगा। ठीक वही स्थिति उसकी होगी कि उसकी स्थिति मेरी जैसा नहीं हो सकती है केमिस्ट्री में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भारत के बारे में क्या जानते हैं, भारत के इतिहास के बारे में, तो थोड़ी बहुत समझ तो सबकी होगी। घर में भी अगर हम पूछते हैं अपने परिवार में भी कि अकबर का नाम सुना था कि नहीं, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो दे देगा ना कोई व्यक्ति। कौन था अकबर, बाबर कौन था, हर्षवर्धन, अशोक कौन था, है ना, बुद्ध कौन थे। तो थोड़ी बहुत जानकारी सबके पास है, उतनी ही जानकारी चाहिए, इसलिए नाम है सामान्य। आगे इसमें लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है इसने, और इसको पढ़ के देखो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। बहुत साफ साफ लिखा है ना उसने।
कि उसके लिए साइंस का स्टूडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि आदमी अपने पैर को बाल्टी में पानी ले ले, गर्म पानी, नमक डाल दे उसमें और पैर उसमें डाले आधे घंटे, क्या असर पड़ेगा? नमक डाले हुए गर्म पानी में बाल्टी में पैर डाले, क्या असर पड़ेगा? उड़ जाएगा पैर, स्किन उड़ जाएगी। ठीक है, ये उसने एग्जाम्पल दिया। इसमें पूछा है कौन सा साइंस है? ये तो करके भी देख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि उसके लिए क्या फिजिक्स पढ़ना अनिवार्य है कि मैंने एमएससी जब तक नहीं किया हो तब तक नहीं पढ़ सकते? ऐसा तो है नहीं। तो साफ साफ लिख रखा है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य। एक और क्वेश्चन का उदाहरण दे रहा हूं। खाना खाने के पहले अगर हम देखते हैं अधिकांश लोगों को, द मोस्ट ऑफ पीपल वांट टू टेक सूप। खाने के पहले सूप पीते हैं ना। क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है, कुछ बीपीएससी तो पूछा ही है, यूपीएससी ने भी पूछा है कि खाने के पहले सूप क्यों पिया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? टेस्ट है उसका केवल, या उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी होगा? अगर खाने के आधे घंटे पहले सूप पीते हैं तो भूख बढ़ती है, खाने के 1 मिनट पहले पी लिया तो पेट भर जाएगा, तो खाना खाने में नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जैसे हमने सूप पिया है तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो शरीर को भोजन की डिमांड बढ़ गई, भूख बढ़ गई। इमीडिएटली अगर पी लिया है और खाना खाने बैठेंगे तो जाहिर है जब तक वो स्टमक में रहेगा तब तक पेट भरा रहेगा। तो आधा घंटा पहले पीने का मतलब है कि हमारे अंदर वो पाचन की शक्ति बढ़ जाती है, तो भूख बढ़ जाएगी। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा पीने से भूख बढ़ती है, भूख मर जाती है, भूख में कमी होती है, यही ऑप्शन है। तो ये रोजाना हम वो काम कर रहे हैं ना, रोजाना हम वो काम कर रहे हैं, वही लिखा है दैनिक अनुभव की चीजें जो रोज आसपास हमारे जो चीजें हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आया था कि ट्यूबलाइट जो घर में लगी होती है उस पर क्या लिखा होता है? 6200 के, 6500 के, हम कभी देखते नहीं उसको। हम ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं क्या देखते हैं? कंपनी का नाम और प्राइस। बाएं तरफ तो देखते ही नहीं ना कि क्या लिखा है। उसने पूछा कि A4 साइज का जो ये पेपर है उसका आकार क्या होता है? 15 × 23 सेंटीमीटर, 12 × 10 सेंटीमीटर। अब रोज लिख रहा हूं इस पेपर पर, बट वी आर इग्नोरेंट। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका साइज क्या हो सकता है सेंटीमीटर। वो कह क्या रहा है कि जो आपका रोजाना का अनुभव है और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, हमारी आंख से जो मैं देख रहा हूं अगल बगल, वहीं से प्रश्न आएगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक साइंस के स्टूडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने अपने तरीके से बहुत साफ साफ लिख रखा है ना। हम उसको अगर साइंटिफिक तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे साइंस के स्टूडेंट की तरह, तो ना चीज समझ में आएगी ना क्वेश्चन हल होगा, दोनों में कुछ नहीं होगा। ना नॉलेज बेस बढ़ेगा ना सिलेक्शन होगा। दूसरा क्या है? इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाए। वाक्य पर गौर करेंगे ना अगर, तो कमीशन ने अपने तरीके से हर चीज साफ साफ लिख रखी है। अगर इसी को फॉलो कर लिया जाए तो हमारे सिलेक्शन की गारंटी है। वो पहले अटेम्प्ट में क्या पूछा, जैसे मान लिया मैंने नाम लिया अशोक का शासन जब रहा उसमें सामाजिक स्थिति कैसी थी? समाज की स्थिति में क्या देखेंगे? सबसे पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, स्वास्थ्य कैसा था, है ना? कोई संघर्ष तो नहीं था। जैसे अशोक में पढ़ा होगा अगर कभी अशोक को, तो अशोक का एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है धम्म, है ना, रिलीजन, कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना। तो समाज में संघर्ष कम होगा, धार्मिक संप्रदायवाद कम होगा, कम्युनलिज्म कम होगा, कम्युनल टेंशन्स कम होंगे, राइट्स नहीं होते थे, एजुकेशन कैसा था, स्वास्थ्य कैसा था, विमेन पोजीशन कैसा था, ये समाज में देख लिया। इकोनॉमिक्स कैसी थी उसकी, कहाँ से धन आता था, राजनीति में क्या था, संघर्ष था राजनीति में क्या था, जो 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं। और विषय की सामान्य जानकारी है, इस पर अनुसंधान नहीं करना। आर एस शर्मा ने क्या लिखा है, रोमिला थापर ने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, इट हार्डली मैटर्स। वेरी सिंपली अगेन एक टर्म लिखा कॉपी पर, अशोक का शासन, वर्ष कब, फिगर हो गया, किस समय से किस समय तक, और एक एरो बना के लिखा सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। बस 5-7 पॉइंट अगर बना ले, अगर अशोक से क्वेश्चन आएगा वो पकड़ में आना ही आना है। चूंकि उससे मैंने अभी शुरुआत में कहा, इससे हटकर
1% भी एग्जामिनर इससे नहीं हटता। जो उसने लिखा है वहीं से क्वेश्चन आना है। पढ़ने वाले इससे हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? इसको हम कभी पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ते हैं केवल टॉपिक क्या क्या लिखा है, सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, और अपने हिसाब से पढ़ते, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आगे लिखा है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, केवल विशेष ज्ञान नहीं चाहिए, परिचय होना चाहिए केवल। इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति का कैसे होगा? मान लिया मुझसे कोई मिलने आए, उसने हाथ बढ़ाया कि आई एम सो एंड सो, मैं कहूंगा आई एम सीबी प्रसाद, दैट्स ऑल, परिचय तो हो गया। आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं। अब इससे ज्यादा जानकारी लेनी होगी तब मैं पूछूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन है, मैं यहाँ, उसकी जानकारी ये लिखा है ना, परिचित होना चाहिए। यू शुड नो समथिंग, you should be knowing, not in the details, not in the details। भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार के भूगोल पर, भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसका मतलब है कि अगर हम बहुत सारे डायग्राम्स बना बनाकर उसका क्लाइमेटोलॉजी पूरा पढ़ें और ओशनोग्राफी पूरा पढ़ें, क्वेश्चन एक भी पकड़ में नहीं आएगा। इसने साफ साफ लिख रखा है कि दे विल आस्क सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब कौन सा संसाधन कहाँ है। जैसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कोयला कहाँ उपलब्ध है, किस जिले में, ठीक है। उसी तरह बिहार में जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज्यादा है, समाज पर उसका क्या प्रभाव है। उसने लिखा है सामाजिक आर्थिक भूगोल, जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। कौन सा जिला कृषि में बिहार का सबसे आगे है, धान की फसल बिहार में कहाँ होती है, गेहूं की फसल में बिहार में सबसे आगे कौन है। इसी तरह का प्रश्न, वर्षा किस जिले में सबसे ज्यादा होती है, किस जिले में सूखा होता है। दीज आर दी क्वेश्चंस, यहीं से क्वेश्चन आना है, नॉट टू मच ऑफ इट। जैसा भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल तो बहुत बड़ा विषय हो गया। भूगोल तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजी से, ओशनोग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। इसने आइडेंटिफाई कर दिया है काम करना है किस व्यक्ति को कहां। बिहार में सिलेक्शन बिहारी में काम करना है ना। अगर बिहार में काम करना है तो उसको विश्व के मौसम से क्या मतलब। ब्राजील में कैसा मौसम है, व्हाई शुड आई नो दैट इफ आई एम वर्किंग इन बिहार, बट आई शुड नो which area is suitable for agriculture, which area is flood prone, which area is drought prone। नहीं, फ्लड मैनेजमेंट कैसे होता है, ड्राउट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या बिहार में बाढ़ आती है तो उसमें नेपाल का भी कोई योगदान है। नेपाल से जो नदी आएगी, अगर नेपाल उस पर बांध नहीं बनाए तो वो पानी आ जाएगा बिहार में, आता है ना। नारायणी नदी है तो बहुत सीवियर, नॉर्थ बिहार इज अफेक्टेड बाय फ्लड बिकॉज ऑफ द नेपाल रिवर्स, कोसी। तो फ्लड मैनेजमेंट कैसा, ये मुझे समझ में आना चाहिए, न कि मुझे ये पता चले कि दक्षिण अफ्रीका में मौसम कैसा है और नॉर्वे में कैसा और ब्राजील में कैसा है। इसलिए उसने साफ साफ लिखा है कि कृषि और प्राकृतिक संसाधन कहां पर कौन सी चीज मौजूद है, वह पूछा जाएगा। इसके बाद राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और भारतीय योजना। पंचायती राज बिहार में काम करे अगर, तो निचले स्तर पर विकास कैसे होगा, हमारी राजनीतिक प्रणाली कैसी है, कौन काम करता है। अगर विधायिका है, लेजिस्लेचर है, तो विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं बिहार में। तो किसी राज्य में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, कुछ अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो हमारी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों नहीं है, उस तरह की सामान्य जानकारी चाहिए। यहां लिखा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, 19th सेंचुरी। राष्ट्रीयता का विकास, नेशनलिज्म, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे मान लिया 1857 का विद्रोह था, उसमें कुंवर सिंह का योगदान था या नहीं, तो कुंवर सिंह कहाँ के थे वो पूछा जा सकता है, कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी वो पूछा जा सकता है। और ऐसे लोग कौन से थे बिहार में जिन्होंने काम किया। जैसे
चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ है, वह नील सत्याग्रह था ना गांधी का। तो चंपारण सत्याग्रह इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द नेशनल मूवमेंट, राइट। तो चंपारण जो बिहार से घटनाक्रम हुआ, तो वहां से पूछा जा सकता है। खुदीराम बोस वॉज हैंग्ड इन मुजफ्फरपुर जेल। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, व्हेन ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड। तो कौन सा जेल था जहां फांसी दी गई थी, पूछ दिया जा सकता है। वो खुदीराम बोस कौन थे, कब फांसी दी गई थी, क्या वजह थी उनको गिरफ्तार करके फांसी देने की, व्हाट डिड ही डू, क्या किया था उन्होंने। तो बिहार के योगदान पर मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल गिव अ स्पेशल फोकस। समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है। अब एक नजर हम लोग डालते हैं, मुख्य परीक्षा पर आता हूं बाद में, मेंस के लिए बाद में देखता हूं। पहले एक नजर डालते हैं हम लोग जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, पर यहाँ है तुम्हारे लिए, यहाँ है 63rd, 64, 65, 66, 67 प्रीलिम्स में इतने सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आए हैं। अब इस पर एक नजर डालें, इसके बाद आगे बताता हूं कि आने वाले समय में कहाँ क्वेश्चन आएगा। जो आ गया वो तो आ गया, भविष्य में क्या क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर गौर करें, अगर 67th में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? पॉलिटी, 30 क्वेश्चन है, 150 में 30 क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर 25, फिर जनरल साइंस 24, करंट अफेयर्स 23। इसको जोड़े तो कितना बनेगा? 25 और 30, 24, 23 जोड़ के बताओ कितना बना? कितना आया जोड़कर? 102। अगर इस पर फोकस कर दें हम तो 102 क्वेश्चन तो पकड़ में आ ही रहे हैं ना, लगभग 100 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं पकड़ में। और अगर इसको ठीक से तैयार कर लिया जाए तो हम 70 से 80 क्वेश्चन तो सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हैं 4 सब्जेक्ट से। इसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा भी सब जगह काम कर लिया, पीटी इज क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि हमारी तैयारी का 4 पिलर है यह, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड करंट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑन विच योर एग्जाम डिपेंड्स। इस पर जिसकी पकड़ होगी तो प्रीलिम्स रुकने का सवाल ही नहीं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? अब देखो और क्या ट्रेंड दिख रहा है। यहां 33 है, 30 है, 28, 25, 25, इसका औसत मोर और लेस एक ही जैसा है हिस्ट्री का। इसमें देख रहे हैं ये बढ़ गया, पॉलिटी अचानक से बढ़ गया ना सबसे ज्यादा। ये भी मोर और लेस एवरेज वही आ रहा है, इसका भी एवरेज मोर और लेस वही है। अचानक से इस पर फोकस कर दिया है कमीशन, पॉलिटी पर। क्यों? काम ही गवर्नेंस का है, प्रशासन का ही काम करना है। तो प्रशासन का काम जब करना है तो संविधान की समझ होनी ही चाहिए, राजनीति की समझ होनी ही चाहिए। बहुत स्वाभाविक है कि इसका वेटेज बढ़ रहा है। ठीक, इस ट्रेंड को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़। अब जो मैंने कहा कि ये 4 पिलर्स हैं हमारे, या जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनसे एक प्रशासक से वो क्या उम्मीद करता है। मैं बहुत बारीक चीज बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे अगर हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर कोई भी व्यक्ति पढ़ता हो, व्हाट इज द एडवांटेज? किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको इतिहास और संस्कृति पढ़नी है, क्यों? व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड कल्चर। जब तक हम वो पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें आज की चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिंस यू आर अ वुमन, अगर यह पूछा जाए कि आज के समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, एक वाक्य बहुत अधिकांश लोग क्या बोलें कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने की कोशिश कर रही है सरकार, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इज फोकस्ड। इसका मतलब है कि विमेन आर नॉट एम्पावर्ड, महिलाएं सशक्त नहीं हुई हैं अभी भी,
तो क्या ये 10 वर्ष की देन है या पहले से चली आ रही होगी चीजें? पहले से आ रही होगी। वो कहां से आ रही है उसके लिए मुझे इतिहास में देखना पड़ेगा ना, कि अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड में जाकर देखें तो ऋग्वेदिक पीरियड में 2 संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक थी। तो ऋग्वेद के पीरियड में तो महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे खराब होती गई। मध्यकालीन भारत में खराब हो गई, ब्रिटिश पीरियड में खराब हो गई। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शुरुआत किया है कि उसको सुधारा जाए। अगर हमने हिस्ट्री को पढ़ा तो हमें महिलाओं की स्थिति समझ में आ गई। अगर हमने हिस्ट्री पढ़ा है तो शिक्षा भी समझ में आती कि पहले शिक्षा कैसी थी, आज कैसी है। पहले तो बिना लिखे पर शिक्षा होती थी ना, श्रुति सुना होगा ना, श्रुति और स्मृति। जो ऋषि मुनि के आश्रम में कोई छात्र जाता था, लिखता तो था नहीं कुछ। टीचर यूज्ड टू स्पीक एंड दे यूज्ड टू लिसन, और वही लिसनिंग पर ही सारा ज्ञान था। और हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा ज्ञान ज्यादा है, उनका कम था। दे वर क्वाइट नॉलेजेबल पीपल। तो बिना लिखे भी वो शिक्षा का काम करते थे। आज हमें लिखकर भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत बार ऐसी भी स्थिति है। तो शिक्षा का डिग्रेडेशन हुआ है। वेदर एजुकेशन हैज बीन डिग्रेडेड ओवर द पीरियड और इट हैज इंप्रूव्ड। तो कहीं पर डिग्रेडेशन भी है, कहीं पर इंप्रूवमेंट भी है। इंप्रूवमेंट क्या है? आई एम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, राइट। मुझे चौक की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं चाहूं हाथ से मिटा दूं। आई डोंट नीड अ डस्टर। So that is a new technology which was not available at that point of time. तो एक जगह पर शिक्षा में बहुत अच्छा बदलाव है, दूसरी तरफ हो सकता है कहीं पर कमजोर हो गई हो शिक्षा। ये भी मुझे इतिहास पढ़कर समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि when you study history, you understand the society. इतिहास और संस्कृति पढ़ने का लाभ समाज को समझने में आता है। समाज की समझ होती है किसी व्यक्ति किस तरह का समाज है। तो मान लिया, सपोज करो, you are from Patna and you are posted in Katihar as SDM. मुझे कटिहार में कैसे लोग रहते हैं समझ में आना चाहिए ना, शासन करने के पहले। उनकी मानसिकता कैसी है, सोच कैसी है। अपराध ज्यादा है तो क्यों अपराध है ज्यादा? बहुत सारे जिले क्षेत्र ऐसे होंगे जहां क्राइम बहुत है। कोई पूछा क्यों होता है क्राइम? वहां गरीबी ज्यादा है उसकी वजह से। अगर गरीबी ज्यादा है उसकी वजह से क्राइम है तो भारत में सारे गरीब अपराधी होने चाहिए थे, ऐसा होगा नहीं। तो मुझे उस समाज की समझ होनी चाहिए। वो समझ तभी होगी जब मुझे हिस्ट्री की समझ होगी। दैट्स व्हाई इट इज गिवन वन ऑफ द प्राइम फोकस इन द कमीशन। इसलिए उस पर सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला विषय बना दिया गया उसको। ठीक उसी तरह अगर पॉलिटी, जैसे मैंने कहा कि बिना संविधान समझे, बिना कानून की समझ हुए कोई भी अधिकारी काम ही नहीं कर सकता, तो पॉलिटी का वेटेज होगा ही होगा ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे जैसे काम करने में समस्याएं आ रही हैं वहां, जैसे जैसे दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, देन रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ लॉ, रोल ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड। तो धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ता चला गया है, राइट। साइंस पढ़ने से क्या लाभ होता है? टेल मी। विज्ञान कहीं पर भी पढ़ा जाए, विज्ञान पढ़ने का लाभ क्या है? विज्ञान में सबसे बड़ी बात क्या होती है? मान लिया मैंने कुछ कहा तो सामने वाला मानेगा नहीं, वो कहेगा कि नहीं, इसका तर्क दीजिए। कैसे मान ले? प्रयोग करके बताइए। जितने भी सिद्धांत हैं विज्ञान के, कि इलेक्ट्रॉन इज दी वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक। डाल्टन ने कुछ और कहा था, नील्स बोर ने कुछ और कहा, ठीक है ना, गैलीलियो ने कुछ और कहा, न्यूटन ने कुछ और कहा। सबने अपने अपने तरीके से जो बात कही उसको प्रयोग से सिद्ध किया गया। जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करके उसको गलत साबित करेगा तो वो गलत हो जाएगा, नया प्रयोग। इसका मतलब कि बिना प्रयोग किए, बिना तर्क के हम विज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। तो विज्ञान पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? व्यवस्थित अध्ययन हो गया। विज्ञान की परिभाषा कैसे देते हैं हम लोग? साइंस इज दी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग। तो हमने उसका सिस्टमेटिक स्टडी कर ली है उसकी, तो हमारी रैशनैलिटी बढ़ती है, तार्किकता बढ़ती है व्यक्ति में।
और अधिकारी को निश्चित रूप से लॉजिकल होना ही चाहिए ना। अगर मॉब को हैंडल कर रहे हैं और 1 लाख लोग सामने भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, अगर एसडीएम या डीएसपी या एसपी कोई भी बात कर रहा है तो उसकी बात का असर होना चाहिए 1 लाख लोगों पर, तो उसको लॉजिकल होना पड़ेगा। ही हैज टू बी वेरी लॉजिकल एंड रैशनल। तो साइंस से बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता आदमी के अंदर रैशनलिटी डेवलप करने का। दैट्स वाई इट्स वेटेज इज अगेन वेरी वेरी हाई। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कहा जाता है कि यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। मेरे आंख और कान खुले होने चाहिए सदैव। क्यों? सो दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, उससे पता चलेगा मुझे कि मेरे आसपास क्या घटना हो रही है, वो मेरे लिए कितनी लाभकारी है, कितनी नुकसानदेह है ना। तो अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, जागरूकता, अवेयरनेस लाने के लिए इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि परीक्षक को क्या चाहिए? यू शुड अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू शुड नो हाउ टू गवर्न, how to administer the policies, you should be logical and rational person, and you should be aware। अगल बगल क्या हो रहा है उसकी समझ होगी, तार्किक होना चाहिए, उसको प्रशासन करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, और उसको उस क्षेत्र के समाज और संस्कृति की समझ होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास है, then he is an ideal person to be selected as an officer। अब उसके बाद उसको समर्थन देने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे यह है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मैथ्स। इससे भी तार्किकता बढ़ेगी, नाम ही रीजनिंग। तो साइंस और रीजनिंग को देख लें तो साइंस से भी लॉजिकल होना है, रीजनिंग से भी लॉजिकल होना है। इसका मतलब कि उसको तार्किक व्यक्ति चाहिए किसी भी तरीके से, इसलिए यह सब्जेक्ट रखा गया। लेकिन यह सब्जेक्ट क्या है? यह सब्जेक्ट बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए इसका वेटेज तुलनात्मक रूप से कम है, इसका वेटेज ज्यादा है। हर व्यक्ति को मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड समझ में नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वह, तो थोड़ी बात उसकी रख दी गई है। मेजर फोकस है हमारा साइंस पर। उसी तरह अगर हम बाकी चीजों की बात करेंगे तो उसमें बिहार स्पेसिफिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम मुझे बिहार में करना है, इसलिए बिहार पर फोकस सबसे ज्यादा होगा ही होगा हर क्वेश्चन में। मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन बिहार। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो इस तरीके से अगर हमारा फोकस एरिया होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, 4 तो मेजर पिलर्स हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, भले वो एक ही क्वेश्चन क्यों नहीं आता हो, थोड़ा कोई नहीं जा सकता। लेकिन फोकस एरिया हमारा इन 4 पर अगर हो गया तो हम 70-80 प्रश्न तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर 80 क्वेश्चन इधर से बन जाएगा तो रिजल्ट नहीं आने का सवाल ही नहीं है। यू हैव टू बी सिलेक्टेड इन एनी केस। कमजोरी वहां होती है जहां पर हम इस पे वीक रह जाते हैं, या हमने अगर इसको चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है ना, यू कैन सॉल्व 90 जैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कहीं दिमाग नहीं लगाना उसमें। जैसे एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, एक क्वेश्चन है लिखा, इसमें लिखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है कमीशन ने पहले। ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया है फेडरल, दूसरा दिया यूनिटरी, तीसरा दिया फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, चौथा दिया पार्लियामेंट्री। हिंदी में क्या कहेंगे? संघवादी, परिसंघ। दूसरा है एकात्मक, तीसरा है प्रकृति में संघात्मक, आत्मा में एकात्मक, चौथा है संसदीय। अगर हमने मान लिया जहां शुरू किया पढ़ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शुरू करते हैं पढ़ना, पहला वाक्य क्या है? संविधान क्या होता है? कहां से शुरुआत करेंगे? संविधान क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, कितना बड़ा संविधान है, कितने अनुच्छेद हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे ना पढ़ना। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसकी प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको अंदर जाकर एक लॉ के स्टूडेंट की तरह संविधान नहीं समझना, या जज की तरह। उसको यह समझना है कि आम आदमी को अगर संविधान हाथ में दिया जाए तो उसको यह समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है इन जनरल। बाकी काम तो
लॉयर और एडवोकेट और जज का है, एक अधिकारी को समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज गलत है संविधान के हिसाब से, कौन चीज सही है, दैट्स ऑल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन बनाएंगे इन सभी के। तो यह अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे तो 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, गारंटीड, इन 4 सब्जेक्ट्स। और अगर ये चारों पर पकड़ पड़ी तो बाकी पर पकड़ बनी जाएगी अपने आप, पढ़ाई की क्षमता बढ़ जाएगी ना, तो अपने आप बढ़ जाएगी पकड़। उसमें कमजोरी वहां रहती है जहां पर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस पर फोकस ही नहीं करते। ये जो शब्द है ना, ट्रेंड एनालिसिस, वी डोंट फोकस। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आमतौर पर स्टूडेंट नहीं पढ़ते, जैसे जो सिलेबस पढ़ के बताया मैंने, उसकी डिमांड क्या है वो हम नहीं पढ़ते। क्वेश्चंस पर कभी गौर नहीं करते, किस तरह के क्वेश्चंस आते। हमारा ध्यान होता है कि टॉपिक क्या लिखा है उसने लिखा है जनरल साइंस, हिस्ट्री, तो मैंने कोई भी किताब हिस्ट्री की उठा ली, कोई भी किताब ज्योग्राफी की उठा ली, उसको पढ़ लिया पूरा, बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वो किस एरिया से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, मेरी पकड़ उस पर कितनी है। इसको कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म। यू शुड बी एब्सोल्युटली प्रोफेशनल इन योर स्टडीज, वेरी कैलकुलेटिव, बहुत प्रोफेशनल कैलकुलेटिव होने की जरूरत है। और वेग नहीं होना है कि कुछ भी पढ़ लिया, किसी ने कुछ कर दिया वो मैटर निकाल कर पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। बहुत आसानी से तैयारी हो सकती है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है कम समय में, और प्रोडक्टिव तैयारी हो सकती है जिससे कि रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएं। तो अगर हमने सिलेबस को उस तरीके से देखा या उस तरीके से गौर किया है इस पर, तो सिलेक्शन नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई प्रश्न है। जो मैंने अभी कहा कि मैं कुछ क्लासेस लेने गया था अभी मेंस के लिए, वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे, मोस्ट ऑफ देम जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है अभी, तो उन्होंने क्लास शुरू कर दी है मेंस की, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट। को पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाया मैंने, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नहीं कि 1 साल तैयारी की है, 2 महीने 2.5 महीने आराम से पढ़ाई करके दे हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। रीजन क्या है कि दे आर फोकस्ड, कि उनको ये पता है कि उसको इतिहास नहीं आता, मान लिया उसको हिस्ट्री पर पकड़ नहीं है, लेकिन उसको इतनी समझ है कि हिस्ट्री में इतना पढ़ लिया जाएगा तो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसको पर्पस वही है ना, एक बार जब सिलेक्शन हो जाएगा तो किसकी हिम्मत होगी ये पूछने की कि आपको हिस्ट्री आती है कि नहीं। Nobody will dare to ask whether you know this subject। मुझे इतिहास बहुत आता हो, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो वैसी जानकारी रखने से क्या फायदा है ना। तो अगर कोई पूछेगा इफ यू आर सेलेक्टेड, nobody will dare to ask कि तुम्हारा ज्ञान कम है, या ऐसा कहेगा ना कि आपका ज्ञान बहुत, क्या कर लिया आपने। तो दे आर वेरी फोकस्ड, और वही बात यहां भी कहनी है, मुझे भी यही बात कह रहा हूं मैं कि अगर हमने फोकस कर लिया उस चीज पर, सेलेक्ट नहीं होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। देयर इज नो लॉजिक एट ऑल। कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना, जैसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो सिविल सेवा है, सिविल सर्वेंट होता है, सर्वोच्च पद क्या है उसका, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन है, एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, दूसरा है गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, तीसरा है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, चौथा है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। राइट, द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जैसे पढ़ेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, पहला वाक्य क्या पढ़ेंगे उसमें, पहला ही वाक्य पढ़ने को मिलेगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट ऑफिशियल इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं कोई ट्विस्टिंग नहीं है लैंग्वेज में, कोई ऐसी घुमावदार भाषा कहीं नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन। एक आया ट्रिम्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, WTO का जो है, तो जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे टर्म आता जाएगा। शुरू में मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो परिभाषा से संबंधित हो, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि ट्रिम्स क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ट्रिप्स क्या है। तो इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है कॉमन साइंस, जनरल साइंस का, वेल्डिंग देखा है किसी को करते हुए, जोड़ता है ना लोहा, वेल्डर को देखा होगा ना, वेल्डिंग करने वाला। उसमें पूछा गया है वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है। सड़क से गुजरते हैं तो दिखता है ना वेल्डिंग करने वाले लोग, बट अगेन वी आर इग्नोरेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि यू शुड कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन।
मेरे आसपास क्या घटना हो रही, इस पर नजर होनी चाहिए, वही ऑब्जर्वेशन है, वही भीड़ से एक अधिकारी को अलग करती है। अदरवाइज एवरीबडी इज सीइंग द सेम थिंग। अधिकारी की दृष्टि में पैनापन होगा, ही विल फाइंड समथिंग डिफरेंट व्हाट अ कॉमन मैन कैन नॉट सी, दैट मेक्स यू टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। अगर मान लिया मुझे कोई विषय पढ़ाना हो, तो एक आम आदमी को जो चीज वो विषय से दिख रही है, एज ए टीचर आई शुड सी समथिंग एल्स, देन ओनली आई कैन एक्सप्लेन। अगर मैं भी वही देखूंगा जो तुमने देखा है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड ए टीचर, राइट? ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का ज्ञान और टीचर के ज्ञान में ऐसा अंतर होता है कि एक अल्बर्ट आइंस्टीन है तो एक बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। You have also studied. If you are a graduate, you also studied. You have studied thoroughly very well. बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, लेकिन अंतर कहाँ आएगा? ऑब्जर्वेशन में अंतर आएगा। As a teacher, I have observed the same thing in a different manner. वही स्थिति अधिकारी की है, कॉमन आदमी को भी दिख रहा होगा बिल्डिंग, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है कमीशन को जिसकी आंख में पैनापन हो, जो उसने देख लिया उधर से। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान है ना। बिल्डिंग में कौन सी गैस? ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन। अब ये क्वेश्चन आसान तो है, लेकिन अगर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है उसको, तो ये बहुत इरिटेटिंग होगा एग्जाम में, कि मैं जान सकता था इसको लेकिन ये पढ़ नहीं पाया। मैंने रिएक्शन तो बना लिया केमिस्ट्री में, लेकिन मुझे यही इतना, इसको लिटरली कहेंगे घटिया सा प्रश्न, बिलो स्टैंडर्ड, बट दैट आई हैव मिस्ड। Why? Because I did not have that approach. मेरे पास वो अप्रोच ही नहीं था कि मुझे फिल्टर करना है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, जबकि परीक्षक ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि ऐसे प्रश्न होंगे जिसके लिए किसी व्यक्ति को विशेष अध्ययन विज्ञान में करने की जरूरत ही नहीं है। एसिटिलीन का नाम तो वो भी जानता होगा जो वेल्डर है, लेकिन उससे पूछा जाए कि एसिटिलीन का केमिकल स्ट्रक्चर लिखो, एंड ही वोंट राइट। जो मैं और एनी ऑफ अस एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री वी कैन राइट, उससे 100 रिएक्शंस में बना दूंगा, लेकिन वेल्डिंग करने के लिए कहा जाए तो हाथ जल जाएगा मेरा, राइट? तो इसका मतलब है कि कॉमन मैन में ही जो चीजें हैं हमारे आसपास, उसी में से क्वेश्चन निकलना है और वही मुझे देखना है। मुझे हाई प्रोफाइल चीजें नहीं पढ़नी है। एक है सोडा वाटर। सोडा वाटर इज ऑफ कॉमन यूज। जब ढक्कन खोलते हैं कौन सी गैस बाहर आती है? अगर उसका सडनली ढक्कन खोला जाए तो बाहर निकल जाएगा ना लिक्विड, कोई ना कोई गैस होगी ना। विच गैस कम्स आउट? ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट, राइट? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो लेवल, उसको हम आसान या डिफिकल्ट नहीं कह रहे हैं, उसको हम यह कह रहे हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन पर, हमारे अनुभव से संबंधित प्रश्न होगा, और उसमें हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाकर, बहुत एनालिटिकल होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वी शुड कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन, एंड वी शुड बी एबल टू लर्न द थिंग्स। चीजों की समझ अगर है हमारे पास, समझने की कैपेसिटी डेवलप कर ली जाए अगर, देन माय जॉब इज डन। मेरा काम हो जाएगा बहुत आसानी से, में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी समस्या। अब अगर इसमें जिस तरह की बात अभी मैंने कही है, उसमें थोड़ा सा आगे, उसमें आगे बढ़ने के पहले एक और चीज डिस्कस कर दे रहा हूं। यहाँ थोड़ी सी बात मुख्य परीक्षा पर कर लेते हैं। जैसे एक बात है, सामान्य हिंदी है, उसमें इसमें लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक स्तर के होंगे, 10th लेवल की हिंदी का, 10th लेवल का स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें लिखा है कि कम से कम 30% मार्क्स आना चाहिए, 30% मार्क्स आना चाहिए, तभी कॉपी आगे चेक होगी। दैट्स अ कंपलसरी पेपर। यहाँ क्या है, जीएस पेपर 1, 300 नंबर का जो जीएस पेपर 1 है, उसमें 3 विषय हैं। भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्र, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड इंडियन हिस्ट्री।
पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही है ना, ये हमारे विषय हैं अलग अलग पेपर्स में। अब हमें बात यह करनी है कि जितनी तरह की तैयारी का अप्रोच डिस्कस किया मैंने, तैयारी करेंगे कहां से, व्हाट विल बी द सोर्स। सोर्सेज ऑफ स्टडी क्या होगी, हमारे पास क्या क्या चीजें था, क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं। एक तो बताया कॉन्सेप्ट, एक बताया है फैक्ट, एक बताया है फिगर्स, और एक बताया है एनालिसिस, यही है ना। किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक को 4 भाग में बांट देना है। कॉन्सेप्ट जानने के लिए बहुत साधारण सी चीज चाहिए परिभाषा के लिए। सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा, एनसीईआरटी की किताब। अगर 6 से 12 तक पढ़ ली बहुत अच्छी बात। सबसे सिंपल स्कूल लेवल की किताब है, आराम से पढ़ी जा सकती है बिना किसी समस्या के, राइट। अगर साइंस पढ़ना है स्पेशली, तो बिहार बोर्ड की जो साइंस की किताब आती है वो बहुत अच्छी किताब मानी जाएगी। 10th क्लास की जो साइंस की किताब आती है बिहार बोर्ड की, वो किताब बहुत अच्छी हो सकती है। एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है केवल, नॉट 11th 12th साइंस में। बाकी में तो 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तीसरा सोर्स क्या होगा, न्यूज़पेपर। करंट जानना है ना, जैसे कल का समाचार बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, 103वां संविधान संशोधन EWS हैज बीन वैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज वैलिड, नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जाहिर है 68वीं जो परीक्षा है उसमें राज व्यवस्था से आ सकता है ना कि 103वां संशोधन क्या था, या पूछा जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण इनमें से किस संशोधन के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा 102, 103, 104, 105। तो क्वेश्चन यहीं से, तो ये जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिल गई, मैगजीन से मिल गई। एक स्रोत हमारा हो गया, बिहार बोर्ड की कुछ किताबें हो सकती हैं, एनसीईआरटी है, न्यूज़पेपर और मैगजीन है, ठीक। बाकी पत्रिका कोई भी हो सकती है, जो अच्छी लगती है एक जगह जहां मिल सकती है, उसका किसी एक का नाम नहीं ले सकते कि यही सबसे अच्छी है। दैट वी हैव टू सी इन द मार्केट कि कौन सी पत्रिका उसमें कैटर करेगी, बट वी शुड हैव अ मैगजीन जहां कंपाइल्ड मिल जाए चीजें। एक अखबार कोई भी पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर, हिंदी में जो भी अखबार पढ़ा जा सकता, जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा जा सकता है, जनसत्ता पढ़ा जा सकता है, हिंदुस्तान पढ़ा जा सकता है, एनीथिंग, एनी न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर यू हैव टू कीप। उसमें इसलिए बताया मैंने क्योंकि बहुत एनालिसिस करनी नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी केवल चाहिए। तो मान लिया इस तरह का इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ है तो वो हर अखबार में प्रकाशित होगा ही होगा, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा यहां से मटेरियल जो मिलेगा इंस्टीट्यूट से वो तो मिलेगा ही, बट मटेरियल आई विल गिव और विल गिव यू, दैट इज अनदर एडिशनल मैटर, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हमें करना क्या है, कोर्स में क्या करना है। एक तो करना है क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लासेस विल बी कंडक्टेड। दूसरा टेस्ट सीरीज, ये बहुत मायने रखता है। जितने प्रश्न मेरी आंखों के सामने से क्रॉस करेंगे उतना मेरे लिए लाभकारी है। एज मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्लास के दौरान भी, क्लास के बाद भी। क्लास के दौरान भी हर टॉपिक पर रिलेट करके क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। का तरीका क्या होगा कि मान लिया मुझे जैसे पढ़ाना है पॉलिटी या पॉलिटी गवर्नेंस, संविधान, सपोज मैंने पढ़ाना शुरू किया, वही मैंने कहा राष्ट्रपति या प्रियम्बल, उद्देशिका पढ़ाना शुरू किया, प्रस्तावना, तो इसको समझ लिया हमने क्या है या। अब देखा कि प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चन आए हैं पीटी में, वो कौन से क्वेश्चन थे, वो सॉल्व कर लिए। 10 मैंने क्लास में बता दिए नए, 20 हो गए। अगर 2 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन और आ गए, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना प्रीएम्बल से, छूटने का सवाल ही नहीं। तो दैट विल कवर आफ्टर द क्लासेस, विल कवर थ्रू टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके अलावा हम काम करेंगे क्या, अगर
डाउट्स रह गया इसमें, डाउट क्लियरेंस करेंगे। छोटी छोटी समस्या आमतौर पर आदमी पूछता नहीं, लगता है छोटा सा प्रश्न है कैसे पूछा जाए, बट यू शुड बी वेरी फ्रैंक टू द टीचर, विद द टीचर। यू शुड बी वेरी फ्रैंक विद द डॉक्टर, या नहीं होना चाहिए ना, फ्रैंक होना चाहिए। नहीं फ्रैंक होगा समस्या समझेगा नहीं डॉक्टर, डायग्नोसिस गलत होगी, इलाज भी गलत होगा, अल्टीमेटली नुकसान किसका है, पेशेंट का। सिमिलरली a student has to be frank with the teacher that I am facing problem here. मुझे उद्देशिका शब्द समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने वाले को लगेगा कि नहीं बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कैसे पूछा जाए, लेकिन वो छोटी छोटी समस्या बड़ी होती जाती है, एक्यूमुलेट होकर। तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि सर मुझे प्रियम्बल का वर्ड ही मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, तो वहां भी उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि इसको उद्देशिका नहीं समझ में आ रहा तो उसको इंट्रोडक्शन पढ़ के समझो क्या है। तो डाउट क्लियरेंस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी सब्जेक्ट, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। दूसरा कि एक ऑनलाइन सपोर्ट होगा, टेक्नोलॉजी का फायदा लिया जाना चाहिए, है ना। तो ये तो क्लास ऑफलाइन की बात हो गई। ऑफलाइन बैच विल बी इन दिल्ली एंड ऑनलाइन बैच इज अवेलेबल ऑन, हाँ लिखा है एक चीज, मोबीशाला ऐप विथ दिस कोड, इंस्टीट्यूट का कोड है DISC 9999। अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मोबीशाला ऐप पर कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं देन वी आर हियर इन द क्लासरूम, राइट। टीचर्स बता ही दिए मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदी, एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश, राइट। कल से बैच शुरू कर रहे हैं, हिंदी में 9 से सुबह और इंग्लिश में 6 से 8, राइट। मेरे ख्याल से मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया, समझ में आई होंगी चीज़ें, है ना। इसके हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सिलेक्शन होने में समस्या नहीं आएगी। अगर हमने फोकस कर लिया अपने आप को और अगर हमने कॉन्सेप्चुअली अपने आप को क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं समस्या नहीं आएगी। और छोटी छोटी चीजों पर गौर करने की, बहुत पुरानी बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी कब बनता है, व्हेन ही वर्क्स ऑन स्मॉलर थिंग्स। व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब छोटी छोटी चीजों पर काम करता है। नहीं, परिवार में अगर देखा है तो परिवार में छोटी छोटी बातों से हैप्पीनेस ज्यादा होती है फैमिली में, रेदर देन समथिंग वेरी बिग। हर छोटी चीज पर अगर कोई ध्यान रखे परिवार के सदस्य, देन एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी वेरी हैप्पी। नहीं, तो स्मॉलर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एक प्रोवर्ब है कि बीइंग सिंपल एंड रिमेनिंग सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सरल बनना और सरल बने रहना सबसे मुश्किल काम। जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ता है पढ़ाई का, मान लिया एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आदमी के अंदर ईगो आ जाता है कि अब मुझे यह भी आता है, मुझे यह भी आता है, मुझे यह भी आता है, और वहां से उस व्यक्ति का डिक्लाइन हो जाएगा। एक छात्र ने मुझसे यह पूछा, कहा अभी पटना में ही कि सर संविधान को इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, पिछले 2 साल से, तो बहुत हद तक मैंने संविधान की समझ विकसित कर ली है, तो अब मुझे कुछ खास उसमें नया नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन ये बताओ कि डू यू नो मोर देन डॉक्टर अंबेडकर? उसने कहा नो सर। मैंने कहा इसका मतलब कोई बाकी है ना पढ़ना। अगर उनके बराबर भी पहुंच गए हो, ऊपर तो बात की बात है, अगर हम बराबर भी पहुंच जाएं तो अब हम दावा कर भी सकते हैं। अगर उनके नीचे कैसे दावा करेंगे कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मुझे पढ़ने में नया कुछ नहीं मिल रहा। तब मैंने ये कहा कि इसका मतलब है कि नया देखने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर। नया तो है ही, मैं देख नहीं पा रहा उसको। तो वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि छोटी चीजों पर मेरा ध्यान नहीं है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर फोकस रहेगा ना, तो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं होता। यू विल सक्सीड
इन एनी ऑफ द एग्जाम इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। किसी ने कहा भारत, तो मान लो किसी विदेशी से मुलाकात हुई, फॉरेनर से, उसने कहा कि टेल मी अबाउट इंडिया, विच सेंटेंस आई शुड स्पीक फर्स्ट? आई मस्ट नो कि मैं उसको बताऊं कि इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वहां से शुरू करूं, कि मैं बताऊं कि इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल स्टेट, या मैं बताऊं कि इंडिया इज ए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी? कहां से शुरुआत करें? मान लिया मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से शुरू किया और उसको चाहिए थी संस्कृति, कल्चर एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसे ही मिसमैच हो गया। अगर मैं उसको ज्योग्राफी चाहिए, मैंने शुरू किया कल्चर, तो मिसमैच हो गया। देन आई शुड बी वेरी क्लियर कि एक ऐसा वाक्य बोलना है मुझे जिसमें उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। अब उसको मैंने सारी बात बता दी एक ही 2 वाक्य में, उसमें से जो उसको इंटरेस्ट की चीज होगी वो एक्सप्लोर करेगा वह, कि नहीं मुझे ज्योग्राफी के बारे में और बताओ, इंडिया के बारे में, या व्हाट एल्स अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया, व्हाट एल्स अबाउट फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ इंडिया। जो उसकी इंटरेस्ट की चीज होगी उसमें वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने उसको ज्योग्राफी बता दी, उसको चाहिए थी हिस्ट्री, तो ऐसे ही बात खत्म हो गई, हमारा कनेक्शन ही टूट गया। तो आई शुड बी वेरी क्लियर इन माई थॉट कि मुझे किसी व्यक्ति को कौन सी बात बतानी है। ये मुझे एग्जामिनर के बारे में नहीं पता, आई डोंट नो हु इज माई एग्जामिनर। तो माई कैपेसिटी शुड बी टू कन्विंस माई एग्जामिनर इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन अ सिंपल मैनर, ताकि वो अगर मुझसे एक्स्ट्रा जानना चाहता है तो वो पूछेगा उस तरीके से। एक और चीज मैं यहां दिखलाना चाह रहा हूं, वो ये है ये एक चीज बनाई गई है यहां जिसको कहा जा रहा है सब्जेक्ट लेसन प्लान, उसमें है नहीं है, यहां दिख जाएगा। ये एक आइडिया मिल जाएगा उससे कि जैसे मान लिया करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें रखनी है। जैसे लिखा है ना, मेजर प्लान्स, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू बिहार, किन किन चीजों पर फोकस करना है करंट में, वो आइडेंटिफाइड है सारी टॉपिक्स यहां। दैट इज द एडवांटेज, है ना। जैसे आर्थिक घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम में क्या है, यूनियन बजट एंड बिहार बजट, उसमें मेजर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। किस, जैसे क्वेश्चन आया था कि शिक्षा में बिहार की टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए खर्च किया सरकार ने, 10%, 12%, 14%, उस तरीके का क्वेश्चन। उसी तरीके से जितने भी टॉपिक हैं उस सारे, जैसे ये करंट अफेयर्स था, सारे टॉपिक उसी तरीके से, मेजर स्कीम्स। ये दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इसी तरीके से चलता रहेगा। ऑल दीज, जैसे यहां बताया था नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे नेशनल प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बाद एस्टिमेशन, लोअर एंड हाई ग्रीन जीएनपी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलना है और कुछ नहीं करना है इसमें। उसी तरीके से मेंस में, उसी तरीके का डिजाइन यहां मेंस में भी है। तो सारी चीजें हमें इसी तरीके से दिखें। जैसे जीएस पेपर 1 है, इसमें लिखा है कौन कौन सा टॉपिक है सिलेबस में, ये अलग से मिल जाएगा। तो जो क्लास जब शुरू होगी तो वो दैट यू विल गेट द एंटायर पीडीएफ एंड प्रिंट आउट, दैट विल सी। उसी तरीके से पेपर 2 है। मेंस की जहां तक बात है ना, मेंस में ध्यान ये रखना, मेंस में भी वही देखो, जैसे प्रीलिम्स की जब तैयारी करता है कोई, ऐसा लगता है कि मेंस छूट रहा है, ऐसा है नहीं। प्रीलिम्स में हमें 4 चीजें पढ़नी है, मान लिया जो बताया मैंने अभी, फैक्ट, फिगर्स, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। ठीक, शुरुआत में बताया था कि स्टेट लेवल के सिविल सर्वेंट को फैक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। फैक्ट्स हमारे पास पहले से है प्रीलिम्स में, फैक्ट्स फिगर्स तो हमने पढ़ रखा है। थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एनालिसिस पर। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे यहां हम टेस्ट सीरीज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वैसे मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितने क्वेश्चंस मेरे सामने से गुजरेंगे, जितने आंसर्स मैंने लिखे, उतना हमारी भाषा पर पकड़, कॉन्सेप्ट पर पकड़ सब बढ़ती चली जाएगी, छोटी छोटी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। दैट वे
द एग्जाम इज वेरी सिंपल, मेथोडिकल, विथ लॉजिक्स। हमें अपने लॉजिक्स को विकसित करके अपने थॉट्स को फोकस करके काम करना, राइट? दैट्स ऑल। और कुछ डाउट्स है तो बताओ, इफ हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है कुछ, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मान लिया मैंने प्रेम्बल उठाया, प्रेम्बल डिस्कस कर दिया मैंने उसी 4 आधार पर, कॉन्सेप्ट ये है, फैक्ट ये है, फिगर्स ये है, एनालिसिस ये है, वो हमने एक बार डिस्कस कर लिया। अब देखा कि पिछले 5-10 सालों में हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रेम्बल दे हैव आस्क्ड, तो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, and then we will compare and contrast what we have studied in class, whether that is suitable according to the questions. If yes, then my strategy is good. अगर वो मिस कर रहा है कहीं, then we will add something. अगर मान लिया पढ़ने में 2 चीजें छूट गई जिससे क्वेश्चन आया था, वो हमने ऐड कर लिया और फ्रेश 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है उस पर। तो हम, हाँ, आना ही आना है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लाइक इफ यू गेट ए क्वेश्चन, सपोज अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया है वहाँ लिखने के लिए स्टूडेंट्स को कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज लार्जली बीन अफेक्टेड बाय कास्ट, राइट? डिस्कस कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। कि भारत में जो चुनावी राजनीति है वो अधिकांशतः जाति से प्रभावित रही है ना? बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो मैंने 2 चीजें जानने की कोशिश की हैं कि डू यू अंडरस्टैंड एज ए कॉन्सेप्ट कि कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि नहीं, और बिहार में जो पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वेदर दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कास्ट, इफ यस व्हाट आर द आउटकम्स, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट भी होगा और उसमें वो जोड़ दे सकता है बिहार के फोकस पर कि पंचायती राज सिस्टम हैज सक्सेसफुली मेड द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। डू यू थिंक दैट पंचायती राज सिस्टम इज इफेक्टिवली वर्किंग इन बिहार? भारत में बिहार में पंचायती राज कैसे काम कर रही है? तो कोई ना कोई लिंक उसका बिहार से जोड़ दिया जाएगा, है ना? तो जो भी टॉपिक पढ़ना है हमें, उस टॉपिक को जनरल कॉन्सेप्ट देख लिया, नेशनल लेवल पर देख लिया उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल लेवल पर उसके इंपैक्ट क्या है, और उसको निचोड़ कर ला दिया नीचे बिहार के कंटेक्स्ट में कि बिहार में उसकी स्थिति क्या है। कुछ स्कीम्स ऐसी होंगी जो नेशनल लेवल की हैं और नेशनल लेवल पर भी हैं। जैसे अभी सुना होगा एक बहुत चर्चित स्कीम है गति शक्ति, है ना, गति शक्ति योजना। तो गति शक्ति का अलग से बिहार में कुछ है नहीं। यह देखा जाएगा कि गति शक्ति अगर सक्सेसफुल हो जाए, यह पूछा जा सकता है कि अगर हम इमेजिन करें कि गति शक्ति योजना सक्सेसफुल हो जाए बिहार में भी, तो उसका बिहार को क्या लाभ होगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में बढ़ गया तो क्या उसके इकोनॉमिक बेनिफिट बिहार को होंगे? उस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को जब क्लास में भी डिस्कस करेंगे तो हम यह ध्यान रखेंगे उस पर कि पिछले साल के कुछ सालों के क्वेश्चंस कैसे पकड़ में आ रहे हैं और नए क्वेश्चंस क्या बनाए जा सकते हैं, और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या हम उसका आंसर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं या नहीं। तो इट इज सपोज टू बी नॉट ओनली अ क्लास, व्हाट आई विल टेल यू, इट विल बी अ क्लास कम वर्कशॉप एवरी डे। यू हैव टू डू सम वर्क इनसाइड द क्लास। पढ़ लिया, उसके बाद उस पर काम करना है, केवल रट नहीं जाना है उसको कि मैंने टीचर ने आकर लिखवा दिया और मैं घर जाकर उसको रट लूं। और वो तो अगर वो सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया तब तो ठीक है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में एक ही होगा ना, वैसा कि जो हमने भाषा क्लास में लिखी है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाए, इट विल बी नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया है और मैंने 10 क्वेश्चन पर काम कर लिया और टीचर से इंटरेक्ट कर लिया है, देन यू आर रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन। यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ रखी है, लेट हिम आस्क व्हाट एवर ही वांट, आई एम रेडी टू आंसर, अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, है ना। तो वो तरीका ये होगा कि क्लास में पढ़ना भी है
और कुछ काम भी करना है, सॉल्व करना है, क्लास के अंदर भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे आज कोई चीज पढ़ी, कल उसको सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन बने, जो टॉपिक पढ़ा रोज उसकी प्रैक्टिस होती है। मान लो पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, सपोज 50 दिन की क्लास हुई, तो अगर हमने हर क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 50 into 5 उतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए क्लास के अंदर। उसके बाद टेस्ट सीरीज में हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर हमने इतने क्वेश्चन बना लिए हैं क्लास को लेकर, तो हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है और उतने तरह के क्वेश्चन में से छूटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दैट स्ट्रेटजी हैज टू बी फॉलोड। इसलिए मैंने कहा कि इट विल बी ए क्लास कम वर्कशॉप एवरी डे। टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा क्लास के अंदर, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए कि मैंने आके इधर से पढ़ा दिया, लिखवा दिया, यू हैव रिटन सिंपली मैकेनाइज्ड, और घर जाकर उसको पढ़ लिया। वो नहीं करना है, उससे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उससे सिलेबस पूरा हो जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। दैट इज द थिंग। टीचिंग हैज टू बी ए two-way process, हैज टू। एंड आई प्रोवोक द स्टूडेंट्स, आस्क द क्वेश्चंस। ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे हर दिन क्लास में 2 क्वेश्चन पूछने टीचर से। टीचर्स मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड टू गिव यू समथिंग, ताकि हम उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। क्वेश्चन पूछे, मान लिया 2 क्वेश्चन तुमने पूछा, 2 किसी और ने पूछा, 4 क्वेश्चन जब आए सामने, उसको एक्सप्लेन करने में हो सकता है 10 और आ जाएं। दूसरे स्टूडेंट्स को ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है। तो somehow or the other the overall productivity of the class will improve। का एडवांटेज है, सबको एडवांटेज है उसका, राइट? उसी पैटर्न पर क्लास करनी, नॉट मोनोलॉग। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, समझ में आ गया होगा। लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।